रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अब समय हो चला है रेडियो धूम के खास प्रोग्राम उजाले की ओर का, जिसमें हम आपको देते हैं जानकारी कुछ ऐसे मुद्दों की जिनकी ज़रूरत है आपको। और इसी क्रम में आज हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं सुश्री पूनम चौहान जी। आप एक समाज सेविका हैं, तो आइए जानते हैं आपके बारे में। और आज के प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं नारी शिक्षा के बारे में। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम उजाले की ओर में। हम आपसे जानेंगे नारी शिक्षा के बारे में, मगर पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर, धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का और रेडियो धूम में मुझे एक स्थान देने के लिए। सर, मेरा नाम पूनम चौहान है और मैं रायगढ़ जिला के घरघोड़ा ब्लॉक में निवास करती हूँ, नवापारा में। और सर, ये हमारा एक छोटा सा जगह है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे नारियों के लिए एक अच्छा स्थान दिया गया है कि हम आगे बढ़ सकें, और तभी से हमको यहाँ पर सहयोग भी मिलता है और उसी की एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं भी हूँ। जी, और कब से आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हैं? सर, लगभग 15 साल हो गया मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। समाज में छोटे छोटे काम करके समाज सेविका के रूप में काम करती हूँ, जहाँ मुझे हर क्षेत्र में काम करने के लिए मौका मिलता है और सभी से सहयोग भी मिलता है। जी, और आपका क्षेत्र तो व्यापक है, मगर आज हम आपसे जानेंगे शिक्षा के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में। तो आप हमें और हमारे श्रोताओं को नारी शिक्षा के बारे में बताएं। जी सर, नारी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जरूरत भी है, आवश्यकता भी है। आवश्यकता और जरूरत वैसे तो एक ही चीज है, पर नारी को जब तक हम शिक्षित नहीं करते हैं, उन्हें एक सीमित एक जगह पर जब बांध करके रखते हैं, तो हम किसी घर का, किसी परिवार का विकास के बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि एक परिवार का जब विकास होता है और परिवार का विकास होता है तो क्षेत्र का विकास होता है। क्योंकि हम खुद समझदार बनते हैं तो क्षेत्र को भी समझदार, जो भी हम समझाते हैं शिक्षा का क्षेत्र में, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्षेत्र के हिसाब से कहने का अर्थ ये है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है, क्षेत्र के हिसाब में कई जगह ऐसा होता है कि अशिक्षित लोग हैं, तो वहाँ पर अगर एक भी परिवार शिक्षित होता है और उस परिवार में यदि नारी शिक्षित होती है, तो वहाँ उस क्षेत्र में बहुत जल्दी शिक्षा का विकास होता है। क्योंकि नारियां जो होती हैं घर में ही शिक्षा का, पहले तो अपने परिवार को ही शिक्षित करने का कोशिश करती हैं। और सबसे पहले तो जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ ही गुरु होती है, आप जानते ही हैं जी। तो माँ सबसे पहले अपने बच्चों को जो शिक्षा देती है, और बच्चे उस शिक्षा को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र में भी यही बताते हैं कि हमको सबसे पहले अपने माँ से शिक्षा मिला है करके, तो यह जानकारी बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि एक माँ जब शिक्षा देती है और उस परिवार का उससे विकास होता है, तो ये हमारे भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। जी पूनम मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं। आप भी एक छोटे कस्बे से आती हैं और शुरुआत में आप भी पढ़ाई की हैं और अपने आप को इस काबिल बनाई हैं कि लोगों की आप सेवा कर पा रही हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं? शिक्षा में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है सर। अशिक्षित होने की वजह से परिवार जैसे कि बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मेरा खुद का एक हमारा परिवार है, मेरे माता पिता, हम लोग 7 भाई बहन हैं और हम लोगों को भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। क्योंकि मेरे पापा मजदूर हैं और माँ भी अशिक्षित है, उतनी जानकार नहीं है, लेकिन घरेलू शिक्षा देने में समर्थ है, पर समाज की शिक्षा नहीं दे पाई। मेरे पापा भी इतने अशिक्षित थे कि उन्होंने अपना जो हमारे फैमिली का बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। भैया भी आधे पढ़े और बाकी भाई लोग भी नहीं पढ़ पाए, सब मजदूरी में लग गए थे। हम लोग जो 3 बहनें हैं, हमारे घर में नारी शिक्षा कहे तो ये सही है कि नारी शिक्षा हमारे घर में बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब किया गया है। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बढ़े, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और उसके बाद मेरी मझली बहन है और एक छोटी बहन है, तो हम तीनों ही सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, मेरी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक छूट गई थी और छूटने के बाद मुझे हमारा परिवार में बहुत ज्यादा तकलीफ होने की वजह से ऐसे लगता था कि काश मैं घर के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैं अशिक्षित थी सर। और अशिक्षित होने की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, एक छोटे मोटे दुकान में काम करने का प्रयास किया, वहाँ पर काम की, लेकिन अशिक्षित होने की वजह से जा रहे हैं कहीं पर सम्मान मिलता नहीं है।
वैसे ही काम मिलता है जैसे हम घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम मिलता है। तो मुझे भी एक छोटा सा काम मिला था और मैंने काम किया, और वो काम भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को घर को पालना था। और घर को पालने के लिए अर्थात ये होता है कि हमें चावल दाल भी उस समय नहीं मिलता था, खाने पीने की बहुत ज्यादा असुविधा होती थी। तो और घर में भैया लोग भी बैठे रहते थे, काम नहीं करते थे। तो मैंने काम शुरू किया और 500 रुपया की मुझे काम मिला था, और उस पैसे से ही घर हमारे चलते थे। वो भी मतलब 5-6 दिन का ही खर्चा आता था, चावल दाल आती थी और उससे हम लोग पेट भरते थे। तो उस समय एक वो 2006-7 की बात मैं आपको बता रही हूँ। और जब मतलब इतना हीन भावना मुझे लगता था कि काश मैं पढ़ी रहती तो कुछ ऐसा काम करती जिससे कि कुछ ज्यादा पैसे भी आते और सम्मान भी मिलता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया था जीवन में कि मुझे ऐसा कुछ सम्मान मिल सके। लेकिन मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हमारे एक सर हैं जो मुझे एजुकेशन के मामले में सिखाए कि देखो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा आगे भविष्य ऐसे बनेगा। अब सर मैं उस समय 8वीं पास थी, 2007-8 की बात जो बता रही हूँ मैं, बहुत कम पढ़ी लिखी थी। और मुझे पढ़ाने के लिए जो है सर ने, उनका कंप्यूटर सेंटर है, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको पढ़ना चाहिए, आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है, तुम पढ़ लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन कम से कम शिक्षा दे सकते हो दूसरों को। ठीक है तुम काम नहीं कर पाओगे, अगर उम्र चली जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी तो क्या होता है, लेकिन तुम कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि 10 लोग तुमसे सीख करके काम कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ था मेरे जीवन में। फिर धीरे धीरे मैंने ओपन से ही 10वीं पास किया, ओपन से ही 12वीं पास किया, और उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर से ही डिग्री हासिल किया था, BCA की डिग्री कंप्यूटर से। तो फिर धीरे से फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस को ही लेकर के सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री ले लिया। और आज ऐसा हुआ है कि मैं वकालत कर रही हूँ, LLB का पाठ कर रही हूँ। जी, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई की और बहुत सारी मुसीबतें आई, मगर उसके बाद भी आपने अपनी शिक्षा जारी रखी। और पूनम जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक समाज सेविका हैं, आप कैसे मदद करती हैं लड़कियों को, महिलाओं को, उनको आगे बढ़ाने में और उनकी पढ़ाई पूरी कराने में? जी सर, हम किसी को मदद करने के लिए उनको पैसे दे वो मदद नहीं होता है। सबसे पहले तो हमको उनको शिक्षा देनी होती है कि हमारे लिए पढ़ाई क्यों जरूरत है, और इस समाज में अगर जीना है तो सम्मान से जीना है तो हमें इस शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। तो सबका सपना बड़ा होता है पर सब अशिक्षित होते हैं। कितने लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, कई बार मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो कई लड़कियां ऐसी रहती हैं जिनको घर में काम करने की वजह से ही उनको पढ़ाई को छुड़वा दिया गया होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आजकल तो कई योजनाएं हैं जिससे कि हम घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप घर बैठे ही 1 साल पढ़ करके सिर्फ 5-6 दिन परीक्षा दे करके ही आप अपना सर्टिफिकेट ले करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं करके। और उनको ये भी कहती हूँ कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे खुद आप आकर के बताएं कि आपको फीस में बहुत आजकल तो बहुत कम फीस में पूरी पढ़ाई, साल भर की पढ़ाई हो जा रही है। तो मैं उनको कहती हूँ, और मैंने 1-2 लोगों को करवाया भी है, जैसे 10वीं पढ़वाया, 1 साल छोड़ करके फिर 12वीं भी पढ़वाया, और जरूरत पड़ने पर मैंने उनको कंप्यूटर भी निःशुल्क करवाया है। अच्छा। तो अपने तरफ से हमेशा मैं प्रयास करती हूँ कि वो 10वीं, देखिए एक बार होता है कि 10वीं और 12वीं पास करने के बाद जब उनको उस क्षेत्र का ज्ञान आ ही जाता है, 2 बार जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो उनको लगता है कि हमको मतलब बहुत सारा ज्ञान आ गया। तब हम उनको जब उस फील्ड में ले जाते हैं, उस मतलब वातावरण में ले जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ले जाते हैं, तो उनको उसका महत्व और ज्यादा लगता है। जैसे मुझे भी लगा, मुझे हमारे जो सर हैं उनके द्वारा बोलने पर उस शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा लगा कि हाँ मतलब है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मैं भी ऐसे ही कुछ लड़कियों को कई बार प्रयास की हूँ कि वो उस क्षेत्र में आए, वहाँ बैठें और महसूस करें कि क्यों शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। जी, और हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं आपकी बातों से कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी को मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो उनकी और इच्छा बढ़ती है। मगर अधिकतर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि लड़कियां, नारियां पढ़ना तो चाहती हैं, मगर उनकी कुछ मजबूरियां रहती हैं या परिवार वालों के कारण पढ़ नहीं पाती हैं। तो आप उनके परिवार वालों को कैसे समझाती हैं, क्या कहती हैं? जी सर, कई बार तो ऐसा होता है कि अशिक्षित होने की वजह से ही लड़कियां खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। जैसे ऐसा होता है कि बाहर वो लोग कभी पढ़ाई के लिए निकले ही नहीं हैं, या फिर वो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर वाले इस डर से नहीं निकालते क्योंकि समाज अव्यवस्थित है। मतलब अव्यवस्थित करने का अर्थ ये होता है
कि बुरी नजरों से बचा करके रखना है लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को इसलिए रखा जाता है कि नहीं हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तुमको शादी वादी करके हमको बाहर भेजना है। तो ऐसी स्थिति में हमको माँ बाप को ये बताना रहता है। मैंने कई बार ऐसे पेरेंट्स से मुलाकात भी हुई है जिसमें मैंने उनको ये भी कहा है कि देखो बेटी अगर ससुराल जाती है, ठीक है आप लोग ससुराल उनको भेजने के लिए ही पढ़ाना नहीं चाहते हो क्योंकि ससुराल में जाएगी चूल्हा फूकेगी, ये आपका विचार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक जब बेटी को पढ़ाते हैं तो आपका या लड़की का मायके तो होता ही है, उसका पीढ़ी का उद्धार होता ही है, मायके का ससुराल का भी उद्धार होता है। इसलिए क्योंकि वो अपने मायके का भी नाम रोशन करती है और ससुराल का भी नाम रोशन करती है। कई बार तो ऐसे पेरेंट्स बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि ये सही बात है करके, और कई लोगों ने ऐसे सुन करके भी इस बात को सुना भी है और उन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन भी करवाया है, ऐसा हुआ है कई बार। और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए माँ बाप की अनुमति बहुत जरूरी होती है क्योंकि वही होते हैं जो उनको आगे और बढ़ाने के लिए, हम तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उनके घर जाएंगे और मोटिवेशन देंगे कि बच्चों लड़कियों को पढ़ाना चाहिए करके, लेकिन माता पिता को जब हम अच्छे से समझा लेते हैं कि उनकी बेटियां आगे चल करके उनका भी नाम रोशन करेंगी, उनके ससुराल वालों का भी नाम रोशन करेंगी, फिर 2 परिवारों को संभालेंगी, फिर अपना जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी शिक्षित करेंगी, तो इसको जब हम अच्छे से समझा सकते हैं तभी माँ बाप फिर एग्री करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धोखा भी खाते हैं माँ बाप, तो इस वजह से वो लोग डरे रहते हैं। तो उस विषय को लेकर के हमको उनको बताना होता है, उनके डर को मिटाना होता है, उनके माता पिता को। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप जागरूक करती हैं और कहते भी हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम ये भी कह सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लड़कियों को, महिलाओं को उनका लाभ मिल सकता है। मगर कभी कभी कुछ ऐसी महिलाएं रहती हैं जिनकी शादी हो चुकी है और शादी के बहुत साल के बाद उन्हें लगता है कि उनको पढ़ाई करना चाहिए। तो क्या कभी आपने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो शादी के बाद उन्हें ऐसे लगा कि पढ़ाई करना चाहिए और आपने उनकी पढ़ाई पूरी करवाई हो? हाँ सर, ऐसी भी महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई है क्योंकि जब वो लोग मुझे देखते हैं और ऐसा होता है कि मेरी उम्र से कम लड़कियों की शादी हो गई होती है। कई लड़कियों की तो ऐसी हुई है गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जिनकी 16-17 साल में भी विवाह हो गया है। अभी तो ये जो लिमिटेशन हुआ उम्र का वो बाद में हुआ, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादी 17-18 साल में ही हो गई और उन्होंने पढ़ाई लगभग 11वीं पास करके ही छोड़ दिया और अपना गृहस्थ जीवन को ही अपना सारा कुछ समझ लिया। बाद में जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे खुद देखा, वो मुझे भी अपना प्रेरणा समझने लगे कि अरे दीदी हम आपको देखते हैं तो हमको लगता है काश हम भी पढ़ लिए होते। तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि देखिए शादी हो गई तो कोई आपका बीच में कोई बाधा नहीं हुआ है, आप चाहे तो अभी भी पढ़ सकते हो। जब मैं इतनी उम्र होने के बाद अपना पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ तो आप लोग तो अभी मेरे से अभी भी छोटी हो, आप लोग अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हो। तो ऐसे कई लोगों को उनके हस्बैंड को समझाना पड़ता है कि देखिए आप अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे तो आपकी पत्नी आगे ही बढ़ेगी और आप आगे बढ़ेगी तो यही कहा जाएगा कि ये देखो उनकी पत्नी पढ़ लिख करके आगे बढ़ी और उनका जो उनको पढ़ाने के लिए उनके पति ने उनका साथ दिया। भले मायके में उनको पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन आज की विचार में एक पति एक दोस्त होता है, एक हमसफर होता है, साथ में घर में गुरु के रूप में भी वो साथ देता है। इस प्रकार का कई बार पतियों को भी हमको समझाना पड़ता है। मैंने ऐसे कई महिलाओं के पति से भी मुलाकात किया, भाइयों से मुलाकात की और उनकी पत्नियों को पढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा भी दिया है। जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं और हम यही दुआ करते हैं कि आप यूं ही निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रहें। और अभी तो हमने बात कर ली नारी शिक्षा पर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें कि आपने कब से समाज सेवा करना चालू किया? सर मैं समाज सेवा तो मुझे बहुत जब मैं छोटी थी तो ही मुझे लगता था कि मतलब समाज में कुछ ऐसा करूं कि मैं मतलब समाज में जो गलत रास्ते पर जाते हैं, जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग नशे में चूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो ऐसा लगता था कि मैं जा करके उनको समझाऊं कि बेटा अभी नशा करना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारे घर में ही मतलब कलंक हो रहा है, कलह हो रहा है और सब परेशान है, माता पिता आधी रात को तुमको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ये भी एक समाज सेवा का ही एक मतलब छोटा सा रूप है कहिए तो, कि समाज में बच्चों को नशे से बचाना, ये मतलब मेरा पहला वो रहता था। तो उनको मैं जा करके, मैं नहीं डरती थी कभी किसी से, मैं जाकर सीधा बोलती थी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, तुम अगर कमाओगे, अगर पढ़ लोगे कमाओगे
और कमाओगे तो तुम्हारे माँ बाप सुकून से कम सो सकेंगे करके। ऐसा मेरे जीवन में एक दो बार हादसा तो नहीं कहूंगी, मतलब ऐसा एक समय भी आया था कि मेरी ही जो बहनें होती थी वो लोग पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मैं तो मेरी बहनों से मैं पीछे पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरी बहन लोग छोटी थी, वो लोग आगे पढ़ लिख अच्छा। करके आगे बढ़ गई जी। तो मेरी बहन लोग मेरे से जैसे मैं 10वीं पढ़ी तो मेरी बहन 12वीं, छोटी बहन 12वीं पढ़ रही थी। तो मेरी बहनों को आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजना था और बाहर भेजने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तब मेरे मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ता था कि देखो आप लोग अगर नहीं कर पा रहे तो ठीक है, मैं यहाँ पर काम कर करके थोड़ा बहुत पैसा मैं अपने तरफ से दूंगी करके। और मेरी बहन का 12वीं पढ़ा करके उनको घर में ही मतलब बैठा दिए थे हम लोग। तो मैंने अपनी जो छोटी बहन है उसको मतलब रास्ता दिखाया कि तू क्या करना चाहती है। पहले तो ये पूछा क्या करना चाहती है, तो बोली मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कुछ कंपटीशन फाइट किया और यहाँ पॉलिटेक्निक में उनका लग भी गया। तो पैसे की कमी की वजह से रायगढ़ में हॉस्टल में रह करके भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो उनको मैंने कहा कि जो भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को भेजूंगी करके किराए के लिए, बाकी तू कम खर्च में ही अपना पढ़ाई को पूरा करना, ये मैंने बोला। और मेरी बहन ने भी समझा इस चीज को और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आज उन्होंने फिर बिलासपुर में भी अपना पढ़ाई पूरा किया। वहाँ उन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा लिया और पॉलिटेक्निक में भी उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया और मैंने उनका पूरा सपोर्ट किया। और आज मेरी बहन एक अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा गृहस्थ जीवन भी जी रही है और उनको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला जो उनको और आगे भी पढ़ाना चाहता है जी। और आप एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और एक पूरे समाज के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके और बहुत बढ़िया तरीके से आपने जानकारी दी। शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे शुरुआत में, नारी शिक्षा के बारे में, मगर आपने ओवरऑल पूरी शिक्षा के बारे में जानकारी दी, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो दोस्तों अब इन्हीं जानकारियों के साथ मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।